So hello friends, welcome to Gate Academy. Today we will discuss about the basic thermodynamics. पार्ट 9 रहेगा ये. पार्ट 8 तक हम लोगों ने फर्स्ट लॉ के फ्लो प्रोसेस देख चुके थे. यहाँ पर अभी हम जो क्या करेंगे, सेकंड लॉ स्टार्ट करने वाले. सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ये यूपीपीएससी एई के जितने भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्या है, ये कोर्स को लाया गया है. जानते हैं सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट निकला हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. और आपको करना कुछ नहीं है, बस ये लेक्चर सीरीज देखना है, नोट्स बनाना है. आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपसे इजी वे में क्या कर लग जाएंगे क्वेश्चंस. ठीक है, इजिली आप चीज़ों को क्या करेंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ मैं सारी चीज़ों को क्या किया हूँ, इसमें बताया हूँ. ओके. इसमें हम क्या देखते हैं, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट आरआरबी जेई नेविगेटर जो भी स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए हम लोगों ने नेविगेटर लगाया था. ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल रहा है, लोग इसका बहुत इसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है. ये देखने को मिला है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट इसी में से आए हुए क्वेश्चंस थे. ठीक है, या इसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हुए थे. सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर नेविगेटर गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें 4041 क्वेश्चंस टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे. इसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपका ई बुक है वो. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये ई बुक को, तो आप देखेंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. इसका जो प्राइस रखा गया गेट एकेडमी ने, ओनली 333 रखा गया. 333 इसका प्राइस रखा गया है आरआरबी जेई नेविगेटर. ठीक है, ई बुक, वाई ई बुक मैंने पहले ही बताया था कि इसमें मॉडरेट लेवल, टफ लेवल और इजी लेवल, तीनों लेवल पे क्या किया गया है, एग्जाम मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, इजी लेवल पे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है, ताकि आपसे किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो आप हड़बड़ाए नहीं, उसका इजीली क्या करे, आंसर दे. ठीक है, इसमें हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन 4041 क्वेश्चन. इमेजिन कीजिए जब आप इतने सारे क्वेश्चन को करके जाते हैं तो क्या आपका माइंड का लेवल रहेगा, क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, और कितने अच्छे तरीके से आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, ये जो मैकेनिकल का हैंड बुक है, दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ आप जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं इसको एक बार लीजिए और देखिए, क्योंकि इसका प्राइस कुछ उतना ज़्यादा नहीं रखा गया है. आप इसमें देखेंगे कि आपको फुल मैकेनिकल का क्या मिल गया है, फुल मैकेनिकल का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है. कौन कौन से फॉर्म में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में और फार्मूले के फॉर्म में. ये किस किस के लिए एग्ज़ाम के लिए, गेट, पीएसयू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब जितना भी दुनिया में एग्ज़ाम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेस्ड पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, उसमें इस बुक में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें फार्मूले होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, थ्योरी होंगे. बस आपको करना है, इसको लेने के बाद आपका 90% काम ओवर है. बस आप क्या करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज दिलाने वाले हैं, और इसमें डेटा को क्या करने वाले हैं, ऐड ऑन करने वाले हैं, जो भी आपको इधर उधर से डेटा मिलता है उसको. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी एई प्री एंड मेंस का बैच जो होता है, गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, जिसका प्राइस रखा गया 1111 रुपीज़ रखा गया है, जो आपके अफोर्डेबल प्राइस, जो आपके सिलेबस को ध्यान में रख के इस कोर्स को बनाया गया है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में. तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट परचेस करना है, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आपको एट ए टाइम सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो को दिया जाएगा. ठीक है, नाउ ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, CBT 2 नेविगेटर कॉन्सेप्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स. अब ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखिए, अब इसमें करना ये है
देखिए इसमें करना हमको क्या चीज़ है कि सबसे पहले सेकंड लॉ को समझने से पहले मैंने आपको क्या बताया था, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है। देखिए इसमें दो जो चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताता है। समझ में आ गया? मतलब इसको बोलूं तो थर्मल इक्विलिब्रियम, बस इसको इतना ही ध्यान रखना। थर्मल तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर के बारे में। जैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गया? इसको हम क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं? क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको बोलेंगे, और ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर के लिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, और इसके जो थर्मामीटर, जितने भी थर्मामीटर दुनिया में है, जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? देखिए सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? ठीक है, ये क्या बताता है? ठीक है, ये जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, सबसे पहले इसको ध्यान रखना, ये एंट्रोपी के बारे में बताता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एंट्रोपी किससे रिलेटेड है? तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, दूसरा चीज, टेम्परेचर डिफरेंस या फिर हीट का मोशन, हीट का मूवमेंट, मूवमेंट या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर आपको बोलेगा हीट का फ्लो, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। ये अगर तीन चार टर्म आपको दिखता है तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कौन सा लॉ के बारे में बात कर रहा है? सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात कर रहा है। थर्ड वन इसमें हम लोग को देखना है, एंट्रोपी हो गया, हीट मूवमेंट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लो ऑफ हीट हो गया। देन द थर्ड वन जो इसमें देखते हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो तीसरा वाला पार्ट है, ये होता है क्वालिटेटिव लॉ। ये क्या होता है? क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो मैंने किसके बारे में बात किया? वन गिलास, इफ़ आई रिक्वायर्ड वन गिलास ऑफ वाटर, देन व्हाट यू थिंक, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कि मुझे साफ पानी चाहिए कि गंदा पानी चाहिए। ठीक है, मैंने सिर्फ पानी की बात की, बट वो मतलब पानी की जहाँ पर बात हो रही, सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? मुझे वन गिलास ऑफ मिनरल वाटर चाहिए, मतलब क्वालिटी भी बात हो गई ना। तो ये डील करता है क्या? सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानने से पहले देखिए, एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी, एक होता है लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है? हाई ग्रेड एनर्जी मतलब ये क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी इसको हम क्या बोलते हैं? हीट। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में भी पूछा है, लो ग्रेड एनर्जी के बारे में भी पूछा है। ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी के बारे में भी पूछा है, लो ग्रेड एनर्जी के बारे में पूछा है। तो इस इतने सारी चीज़ों को ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको आप लोग को क्या करना, ध्यान रखना। देखिए देखिए स्टेटमेंट क्या बोलता है? स्टेटमेंट क्या बोलता है? वर्क इज सेट टू बी, हाई ग्रेड एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी के बारे में लिख रहा हूँ। वर्क इज said to be said to be high grade energy, high grade energy, and and heat is and heat is
लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, द कंप्लीट conversion of the complete conversion of low grade energy, ये क्वेश्चन आया हुआ, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी, इंटू हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी इंटू हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी in a cycle is impossible, in a cycle is impossible. Now in a cycle is impossible while high grade energy, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, क्या कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लो ग्रेड एनर्जी, ये सारी चीज़ें क्या है पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें क्या है पॉसिबल है, ठीक है। हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी क्या है पॉसिबल है, ये कंप्लीटली कन्वर्जन लो ग्रेड एनर्जी में क्या है पॉसिबल है, बट लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नाउ सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो याद रखना ये जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, दो स्टेटमेंट इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। दो स्टेटमेंट जो होता है इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहला स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये बहुत सुना होगा आपने, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल, network in a complete cycle if exchange heat only one body at the single heat temperature, ठीक है। ये केल्विन प्लैंक क्या बोलता है भैया, ये जो है ना, ये आप एक सपोज एक क्या है, एक हीट इंजन है, सॉरी सपोज क्या है, ये एक हीट इंजन है, सपोज ये इंजन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आप जो है इंजन क्या है कि आप डायरेक्ट जो होता है यहां से हीट सोर्स डायरेक्ट क्या है, ठीक है। अगर एक सिंगल रिजर्वायर से क्या होता है, हीट आ रहा है Q, और ये पूरा का पूरा हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। तो ये क्या बोल रहा है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, W नेट बाई Q एडेड होता है, मतलब 100% क्या है इफिशियंसी क्या है, इम्पॉसिबल है। सिर्फ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहा है। तो सर ये बताना क्या चाह रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये बताना चाह रहा है कि अगर एक हीट इंजन आपको बनाना है, एक हीट इंजन अगर आपको बनाना है, तो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा आपको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया, सोर्स सिंक बनाना पड़ेगा। मतलब सोर्स मतलब क्या, जहां से आप क्या करते हैं, चीज़ों को हीट एक्सट्रैक्ट होगा। सिंक मतलब जहां पर हम क्या करेंगे, हीट को डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये Q एडेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q रिजेक्टेड। कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिजेक्ट होगा, तब हमको यहाँ पर वर्क डन मिलेगा W नेट। समझ में आ गया।
तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसके बारे में बताता है, ध्यान रखना, ये हीट इंजन के बारे में बताता है, हीट इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से आता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। इट इज इम्पॉसिबल, क्वेश्चन क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछ देगा, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible, it is impossible for a heat engine, it is impossible for a heat engine, for a heat engine to produce, heat engine to produce net work, to produce net work in a complete, network in a complete cycle if it exchange, if it exchange, if it exchange heat only, heat only with bodies, with bodies at a single fixed temperature, at a, इसको ध्यान रखेंगे, सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर, सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। यहां पर एक दूसरा स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है कि टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ कैन नॉट, path cannot intersect, ये क्वेश्चन है वो है, intersect each other, intersect each other which violate the Kelvin Planck statement। समझ में आ गया। तो ये जो क्या करेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगा, यही जो स्टेटमेंट है। अगर ये क्रॉस कर दिया तो ये क्या करता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट करेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हमको पूछेगा, तो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आता है कहाँ से, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट। अब देखिए ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले टेम्परेचर रिजर्वायर, समझ में आ गया। देखो अगर मैं किसी चीज़ को सोर्स बोल रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, सोर्स है तो इसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो भी चीज़ें होगी सोर्स है। अगर ये सिंक बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होती है, चीज़ें आके मिल जाता है, ठीक है, जिसको रिजेक्शन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट होती है। हीट क्लासियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि विदाउट वर्क डन, विदाउट वर्क डन, आप वर्क डन नहीं दे रहे हो, विदाउट वर्क डन, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है और ये क्या है, यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। विदाउट वर्क डन इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, TL, फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इसको ध्यान रखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct a engine which transfer heat from lower temperature reservoir
टू हायर टेम्परेचर रिजर्वायर विथआउट वर्क डन। मतलब इसने ये बोला कि भैया इसमें आपको वर्क डन देना ही पड़ेगा। जैसे ही आप वर्क डन दोगे तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से कहाँ चला जाएगा, हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो रेफ्रिजरेटर, जो आप घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, वो क्लासियस के स्टेटमेंट से आया है। और हीट पंप, और क्या है दूसरा, हीट पंप। एक होता है रेफ्रिजरेटर, एक क्या होता है, हीट पंप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे हीट इंजन, फर्स्ट लॉ ऑफ द यहाँ पे क्लासियस स्टेटमेंट से हम क्या समझ में आता है, यहाँ से रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, ये दो चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, देखिए ये क्या बताया आपको, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ हीट बताया। इसीलिए जब मैं आपको बता रहा था तो हीट मूवमेंट, फ्लो ऑफ हीट और डायरेक्शन ऑफ हीट कौन बताता है, तो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आंख बंद करके मारना है, डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट, तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लासियस। नाउ नेक्स्ट वन, 7900 पोस्ट ESC 2024 के लिए, ESC 2024 के लिए हम देखेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि ये पोस्ट निकला हुआ है जिसका CBT 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। CBT 1 का जो भी एग्ज़ाम था कंडक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए CBT 2 का एग्ज़ाम है, CBT 1 प्लस CBT 2। अब देखिए ये CBT 2 के लिए कोर्स का प्राइस रखा गया है, और CBT 1 CBT 2 के लिए कोर्स, मतलब ये 2025 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए कोर्स का प्राइस रखा गया है। और ये जो कोर्स का प्राइस रखा गया है वो किसके लिए रखा गया है, जो अभी आपका CBT 2 होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का CBT 1 आप लोगों ने अच्छे से दिया है, तो आई होप आप लोग का CBT 1 बहुत अच्छा गया होगा। तो इसको आपको अवाइल कीजिए। आप देखिए कितने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आपको एट ए टाइम सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे, 844 नंबर ऑफ पेजेस है। इसमें 844 नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मैकेनिक्स, मशीन्स, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये मैथमेटिक्स के ये सारे क्वेश्चन आएंगे जो MCQ फॉर्म में। इसके वॉल्यूम 1 में हम देखेंगे हीट का है, IC इंजन का है, HMT का, मतलब जितने भी थर्मल पोर्शन एप्लीकेशन पार्ट है वो सारी चीज़ें को इसमें रखा गया है। ठीक है, नाउ CBT 2 इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ तो क्लासियस स्टेटमेंट, तो क्लासियस का अगर मैं स्टेटमेंट के लिखूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ क्लासियस के स्टेटमेंट को, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल it is impossible it is impossible to it is impossible to construct a device, it is impossible to construct a device which operating in a which operating in a cycle, which operating in a cycle transfer heat, transfer heat, transfer heat from, अब एक क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम कूलर बॉडी, कूलर मतलब टेम्परेचर जिसका कम रहता है, फ्रॉम कूलर बॉडी, फ्रॉम कूलर बॉडी टू, फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट, विदाउट एनी वर्क इनपुट, विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन साइकिल ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू वर्क इनपुट, इसको ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट को वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ओके, वॉइस इज क्लियर नॉट, ओके नाउ, तो इस सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो
हीट इंजन है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, हीट इंजन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, हीट इंजन। हीट इंजन की बात करूं तो क्या होगा, एक सोर्स, केल्विन पे क्या बताया था भैया, एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। वर्क डन प्रोवाइड होगा, वेरी गुड। अब देखिए, सोर्स, सिंक, ठीक है। ये क्या है, वर्क डन प्रोवाइड होगा, हीट इंजन, इसी को बोलते हैं क्या, हीट इंजन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ऐड हुआ, क्यू एडेड, हीट क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्ट, समझ में आ गया। हमको क्या मिला, वर्क डन। यही तो केल्विन ने बोला था क्या, बिल्कुल बोला था सर, ठीक है। तो हीट इंजन क्या करता है, सोर्स से हीट लेगा, वर्क डन प्रोवाइड करेगा, और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी की थर्मल इफिशियंसी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू डब्लू नेट बाई क्या हो जाएगा, क्यू एडेड, जो वर्क डन ये निकाले हो ना वो, ठीक है। अगर इसी को डब्लू नेट, अब तो डब्लू नेट को आप क्या लिख सकते हो, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड, यही डब्लू नेट होता है। क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड डब्लू नेट होता है। इस फॉर्मूले को जब ऊपर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू एडेड। तो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय क्या होता है, क्यू एडेड। समझ में आ गया। अगर हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि रिवर्सिबल इंजन, अब इसको चीज़ को ध्यान रखिए, रिवर्सिबल इंजन क्वेश्चन में बोला है, उसके बाद हमको क्या बोला है, मैक्सिमम हीट इंटरेक्शन, रिवर्सिबल इंजन, उसके बाद क्या बोला है, हीट इंटरेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वर्क आउटपुट, मिनिमम वर्क आउटपुट, ये सब बारे में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वर्क आउटपुट, समझ में आ गया, मिनिमम हीट जो ले रहा है, इस टाइप का बात आ गया तो याद रखना, थर्मल इफिशियंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना 1 माइनस टी एल बाई टी एच। टी एच कहाँ का टेम्परेचर रहेगा, यहाँ का रहेगा टी एच, और ये कहाँ का टेम्परेचर रहेगा, टी एल, ये टी एल जो होगा यहाँ का टेम्परेचर रहेगा टी एल, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी एल बाई टी एच, समझ में आ गया। लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है यहाँ पे, हाई टेम्परेचर होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखिए रिवर्सिबल दिया है तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं और ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंजन में रिवर्सिबल नहीं दिया हुआ है तो आप ओनली एंड ओनली थर्मल इफिशियंसी का यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट इंजन और हीट पंप। देखिए, हीट इंजन, सॉरी हीट पंप देखते हैं। हीट इंजन हो गया, हीट पंप। अब हीट पंप कहाँ से आपको, उसके कॉन्सेप्ट से आया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लासियस स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट से आया है आपका क्या, हीट पंप। यहाँ पे हीट पंप, ठीक है। नाउ द हीट पंप, यहाँ सोर्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंक। अब देखो हीट पंप में क्या होता है, यहाँ से हीट जाता है लो हीट, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हीट मतलब हाई टेम्परेचर पर जाता है लो टेम्परेचर से। लो टेम्परेचर से हीट कहाँ पर जाता है, हाई टेम्परेचर पर जाता है। क्या चीज़ हमारा यूज होता है, वर्क डन। क्या चीज़ यूज होता है, वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ बता रहा हूँ। अगर मेरा सपोज मुझे हीट को क्या कराना है, हीट को यहाँ अगर मेरा टेम्परेचर का केस यहाँ पर है, मतलब मुझे बिलो दी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। बिलो दी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन कर रहा है। तो जो बिलो दी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेंटेन करता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। और जो अबो दी किसको,
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ये बिलो हो गया। अबो दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, तो डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हीट पंप। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट पंप। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको हीट पंप के कॉन्सेप्ट बताए, मतलब वर्क डन तो दोनों में देना पड़ेगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ तो रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, हीट पंप हो जाएगा। कहने का मतलब होता है हीट पंप टेम्परेचर की अबो द एटमॉस्फेयर मेंटेन करता है, और जो रेफ्रिजरेटर है टेम्परेचर को बिलो द एटमॉस्फेयर क्या करता है, बिलो द एटमॉस्फेयर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, वर्क को इन करा रहे हैं, इनपुट फॉर्म में दे रहे हैं, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकलता है। अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप की, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये होता है क्यू हाई डिवाइडेड बाय क्यू हाई माइनस क्यू एल। इसको आगे चल के आप लिख सकते हो, ये क्या होता है, सॉरी ये क्यू एच, और इसको क्यू एच बाई डब्ल्यू नेट भी लिख सकते हो। नेट जितना आप वर्क हीट क्या दे रहे हो ना, वर्क आउटपुट दे रहे हो, वर्क इनपुट दे रहे हो, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या, वर्क इनपुट। और इसको आगे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसके बाद ये आएगा ना, इसके बाद ये आएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, क्यू एच डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्यू एल, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या होता है, ये हीट पंप। ये आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पर देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप हो गया, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, ये क्यू एल डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट लग रहा है क्या, डब्ल्यू नेट, समझ में आ गया क्या। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना, ये नहीं होगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था, ये नहीं होगा, है ना, ये चीज़ें नहीं हो, क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा रिवर्सिबल हीट पंप हो गया, यहाँ पर जो हीट पंप है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, टी एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी एल। समझ में आ गया। अगर यह कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा, ये अगर रिवर्सिबल हो गया, तो क्या हो जाएगा, टी एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी एल, टी एल टी एच डिवाइडेड बाई टी एल। कब कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, अगर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होगा, क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हो जाएगा तब। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए हीट पंप ये क्या है, इसका रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताया रेफ्रिजरेटर के लिए था, ये जो चीज़ें था किसके लिए था, हीट पंप के लिए था। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, अब यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखें। कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस क्या हो जाएगा, वन, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन, की इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। देखिए ध्यान सुनिएगा, वन डिवाइडेड में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द क्या हो जाता है, हीट पंप। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये क्या कहीं ना कहीं इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू नेट बाई क्यू एच होता है, क्यू एट एच मतलब एडेड। ठीक है, तो इसी का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ये। तो ये दोनों चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की क्लास में क्या देखा, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट देखें। याद रखेंगे, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बराबर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्या बोलेगा, इफिशियंसी निकालो हीट इंजन का, या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालो किसका, आपका या तो हीट पंप होगा या तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर होगा। आपको ध्यान बस इतने देना है कि क्वेश्चन में अगर रिवर्सिबल वर्ड का यूज हो गया, रिवर्सिबल वर्ड का यूज हो गया, तभी आप टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं। अगर रिवर्सिबल वर्ड नहीं दिया है तो अब आप टेम्परेचर को यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये गेट 2028 का जो है कोर्स है 6666 में ये लॉन्च कर दिया है गेट एकेडमी ने। नाउ ये 2222
4444, 6666 में ये सारी चीज़ें गेट एकेडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। आई होप आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ों को देखा होगा और इसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अगर इस कोर्स को आप अभी खरीदते हैं तो ये 2026 तक अवेलेबल रहेगा। इसको आप अभी परचेस करते हैं तो 2027 तक अवेलेबल रहेगा। इसको अगर आप अभी परचेस करते हैं तो 2028 तक क्या रहेगा, ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और ये गेट एकेडमी ने अलग अलग कोर्स भी लॉन्च किया आरआरबी जेई का एकदम मिनिमम प्राइस में कैंपस सिलेक्शन के लिए, डोपामिन कोर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गेट एकेडमी ने ऑनलाइन जो भी अभी गेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप देखिए, ये आपके इतने सारे टेस्ट है, मिनिमम प्राइस रखा गया है, तो आप इसको अवाइल कीजिए, टेस्ट दिलाए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। समझ में आया क्या? ये एप्टीट्यूड का ई बुक गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है, 521 पेजेस है जिसमें गेट के लिए एप्टीट्यूड रखा गया है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम 1 के पेजेस जिसमें खूब सारे एमसीक्यू क्वेश्चन 730 पेजेस में, इसमें थर्मल रहेंगे, थर्मल के पोर्शंस रहेंगे। और जो दूसरा बुक है उसमें आपके जिसका पहले मैंने आपको बताया था क्या रहेगा, वो आपके डिज़ाइन के पोर्शंस रहेगा, प्रोडक्शन क्वेश्चन रहेंगे। मैकेनिकल का हैंडबुक, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है तो इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यही इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।